नमस्कार, मेरा नाम सौरभ शर्मा है और आप देख रहे हैं एलआर भारत। बिहार में विधानसभा चुनाव है और चुनाव में हर एक राजनीतिक दल जो है उनका रंग चढ़ गया है, चुनावी रंग चढ़ चुका है। मगर बिहार में एक ऐसी भी पार्टी है जो बिहार विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती है। बीजेपी कहती है कि जब एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है तो कोई भी देश का पीएम बन सकता है। अब दरअसल देखने वाली बात यह है कि हर एक राजनीतिक दल जो है कि चुनावी रंग में उतर तो चुकी है और रिजल्ट क्या होने वाला है। आज हमारे साथ में जो है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जनहित किसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे जानेंगे कि वो भी बिहार विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं और क्षेत्रीय दल हैं, कितनी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और कितना अपनी पार्टी के सीट को लेकर कयास लगाया जा रहा है कि 52 सीटों पर ये चुनाव लड़ने वाले हैं। दरअसल अब बात कर लेते हैं उनसे ही और जान लेते हैं कि क्यों ये चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्योंकि आप एक नई पार्टी है बिहार में और क्या किस तरीके से चुनाव लड़ेंगे। आपके सामने दो कद्दावर पार्टी है, जो कि एक जदयू है, एनडीए का अलायंस हो, और एक यूपीए का अलायंस है। आप एक नई पार्टी हैं, कैसे बिहार की जनता को भरोसा दिलाएंगे कि आप जब अपनी पार्टी की सरकार यहाँ बनाएंगे तो वह कैसे विकास करेंगे, ये पहले बताइए हमें। देखिए, आज सबसे चरम पर बेरोजगारी है, स्वास्थ्य सेवाओं में धांधली है, भ्रष्टाचारी है, शिक्षा का स्तर जिस तरीके से बिहार सबसे ज़्यादा आईएएस पीसीएस देता है, उसमें पढ़े लिखे बेरोजगारों के साथ बिहार की नीतीश सरकार, एनडीए सरकार पूर्ण रूप से फेल साबित हुई है। हर जगह भ्रष्टाचारी, दलाली, घुसखोरी। नहीं, आप तो एलिगेशन लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार है, मगर आपकी पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है बिहार में। अगर आपकी हुकूमत होती है तो सबसे ज़्यादा बदलाव की क्या ज़रूरत है? सबसे ज़्यादा बदलाव की देखिए, बेरोजगारों को रोजगार मुहैया कराना और जो शिक्षा के जगत में जो तैयारी कर रहे हैं उनको सुविधाएं जो है देना कि वो आगे अपने मिशन को पूरा करें, अपने सपनों को साकार करें, जो भी छात्र लोग हैं। और जो स्वास्थ्य सेवाओं में जो धांधली हो रही है उसमें नकेल करने की ज़रूरत है। हमारी सरकार, हमारे विधायक अधिक से अधिक जीतते हैं, सरकार में भूमिका होती है, सरकार बनती है, तो हम स्वास्थ्य और शिक्षा को सर्वप्रथम महत्व देंगे। रही बात आरक्षण की, तो जो भी सत्ता भोग चुकी पार्टियां आरक्षण की बात करते हैं, हम तो उस तीसरे आरक्षण की बात करते हैं। जिस प्रकार पंचायती चुनाव में 3 आरक्षण दिए जाते हैं, एक दलित भाइयों को, एक ओबीसी भाइयों को और एक जनरल भाइयों को, ठीक उसी प्रकार विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा और एमएलसी चुनाव में 3 आरक्षण होना चाहिए। पिछड़ों और अति पिछड़ों के लिए भी सीट रिजर्व होनी चाहिए। और सबसे बड़ा मुद्दा, बहुत पुराना मुद्दा, हम बात काफ़ी, ये तो चुनावी मुद्दा है सर, आप पार्टी की बात कर रहे हैं, मगर बिहार की जनता के लिए क्या मुद्दा है? क्योंकि बिहार में लगातार बेरोजगारी की संख्या जो है लगातार 46% लगभग बिहार में है। अभी आपने देखा होगा कि लॉकडाउन में जिस तरीके से प्रवासी मजदूरों को समस्या हुई है, उन तमाम चीज़ों को लेकर आपके साथ जो बिहार की जो मजदूर हैं उनको जो परेशानी झेलनी पड़ी है, उसके बारे में आपका क्या राय है? क्योंकि बिहार में जिस तरीके से किसान हैं वैसे भी मजदूर हैं। देखिए, सबसे बड़ी चिंतन का विषय ये है, केंद्र सरकार का सबसे महत्वपूर्ण विभाग श्रम मंत्रालय होता है। आपने देखा होगा कि श्रम मंत्रालय का इस कोरोना महामारी में जो मजदूर फंसे थे, जो आज बेरोजगार होकर के घूम रहे हैं, पढ़े लिखे लोग मनरेगा में काम कर रहे हैं, श्रम मंत्रालय का कोई बयान नहीं आया। आखिर ये मंत्रालय किस लिए बना हुआ है? अच्छा, बिहार में जिस तरीके से डिप्टी सीएम ने कहा कि हमारे पास संसाधन नहीं है लॉकडाउन में मजदूरों को लाने के लिए, तो क्या कहेंगे कि लॉकडाउन में अगर अपने बिहारियों को, जब एक डिप्टी सीएम जो है उनको नहीं बुलाते हैं, तो उसके बारे में आपका क्या कहना? देखिए, मैंने आपको कहा कि श्रम मंत्रालय की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी इस समय। श्रम मंत्रालय, चाहे वो राज्य का श्रम मंत्रालय हो या केंद्र का श्रम मंत्रालय है, उनका कोई बयान ना आना, इसका मतलब वन मैन की सरकार, सिर्फ हम वाली सरकार है। ये अकेले, ये लोग जितने भी सांसद, विधायक, मंत्री इनके हैं, ये सब जेब के आदमी हैं। इनको स्वतंत्र रूप से काम करने नहीं दिया जा रहा है, उनको बोलने नहीं दिया जा रहा है। तो ऐसी सरकार आम जनमानस के लिए कैसे कार्य कर लेगी? जनहित किसान पार्टी में सभी कार्यकर्ताओं को स्वतंत्र पावर दिया जाता है। हमारे जो भी विधायक जीतेंगे वो आम जनमानस के लिए काम करेंगे और संविधान की जो भी चीज़ें हैं और मंत्रालय की जो भी सुविधाएं हैं उनको आम जनमानस तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि बिहार में जिस तरीके से कोरोना संक्रमण है तेजी से फैलते चला जा रहा है
अब जिस तरीके से स्थिति बनी हुई थी, जब लॉकडाउन की समस्या जब किया गया था तो पहले लॉकडाउन कर दिया गया जब 1-2 मामले चल रहे थे, मगर अब मामले जो है कि तेज़ी से बढ़ते चले जा रहे हैं, मगर इंडिया को अनलॉक कर दिया गया है। जो ग्रोथ स्थिति है, जो जीडीपी है, वो -28 पॉइंट हो चुका है, -28% हो चुका है। वो तमाम चीज़ों को लेकर क्या कहेंगे? बिहार में विकास के दर जो गिरते चला जा रहा है, नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि हम बिहार में सुशासन की सरकार है, बिहार में विकास हो रहा है। लगातार इन सब मुद्दों को आप देखकर क्या कहेंगे? देखिए, एक बात आपको बता दें, महामारी इसके पूर्व भी बहुत महामारी आई हैं और कोरोना महामारी से इतना भय व्यक्त कर दिया सरकार ने कि लोग अपने परिजनों को देखने तक नहीं जा पा रहे, हाल चाल लेने तक नहीं जा पा रहे हैं, जो कि बहुत से लोग आयुर्वेदिक इलाज करके घर में ही सही हुए हैं। और इसमें सरकार लिप्त है। सरकार कोरोना महामारी के नाम पर धन का बंदरबाट कर रही है। सभी प्राइवेट हॉस्पिटलों को मिला करके फर्जी रिपोर्ट दे करके धन को ठगने का, आम जनमानस को ठगने का कार्य कर रही है। नीतीश कुमार जब सीएम होते हैं 84 दिनों के लिए, जब 84 दिनों अपने घर से बाहर नहीं निकलते हैं, क्या कहेंगे? क्योंकि आप एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, कहा जाता है राजनीति विश्व का सबसे बड़ा गेम है और मास्टर चाबी है। हर रास्ता उधर से ही गुजरता है। नीतीश कुमार जी जब सत्ता में आ जाते हैं और सत्ता में जब नहीं रहते हैं और जब चुनाव आता है तो एड़िस चोटी, पक्ष विपक्ष, ये वो पूरी तिगड़ी में बैठाते हैं और सत्ता में आने के बाद वो ऐसा आराम की ज़िंदगी जीते हैं। उनको आम जनमानस से कोई मतलब नहीं है, इसलिए वो अपने आप को अंदर बंद कर रखे। अच्छा, स्वास्थ्य मंत्री के बारे में क्या कहेंगे? स्वास्थ्य मंत्री का भी तो स्थिति वही है, वो भी अपने घर से नहीं निकले। जब नेता प्रतिपक्ष ने उन पे ये कहा कि आप कहाँ थे जब एक स्वास्थ्य मंत्री, जब जो स्थिति थी बिहार की स्वास्थ्य विभाग की लचर व्यवस्था में थी, उन्होंने कहा कि 5 दिन मैं गया हूँ, तो उसके बाद तेजस्वी यादव ने भी सवाल उठाया था, नेता प्रतिपक्ष ने सदन में। क्या कहेंगे तमाम चीज़ों को लेकर? देखिए, तेजस्वी यादव जी ने जो मुद्दा उठाया, पूर्ण रूप से ये लोग बोल नहीं पाते हैं, क्योंकि ये भी इतनी चोरी ये लोग की है सरकार में। पूर्ण रूप से बोलेंगे तो ये भी अपने पिताजी की तरह अंदर हो जाएंगे। और रही बात एनडीए सरकार, नीतीश सरकार की, तो जब मुखिया ही उल्टा सीधा काम कर रहा है, आम जनमानस ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाया, मतदान किया। इनको स्वास्थ्य सुविधाएं देखनी चाहिए, हॉस्पिटलों का चक्कर लगाना चाहिए, व्यवस्था बनानी चाहिए। मंदिर निर्माण ये लोकसभा और राज्यसभा में तो कर नहीं पाए। गगोई जी के कंधे पर रख करके बंदूक चलाया इन्होंने। उनसे राम मंदिर क्या लगता है? राम मंदिर का निर्माण इस समय कराना, पूरा सुन लीजिए, मैं वही बता रहा हूँ कि यहाँ पर जिस काम के लिए जनता ने चुना माननीय नरेंद्र मोदी जी को, आज कोरोना महामारी में लोग मर रहे हैं। और मंदिर निर्माण की जो बात थी, वहाँ पर महंत लोग को लगाना चाहिए। आम जनता ने अपनी जान और अपने हक और अधिकार को पाने के लिए नरेंद्र मोदी जी के अंदर कुछ देखा, जिसमें नरेंद्र मोदी जी पूर्ण रूप से फेल साबित हुए। वो हॉस्पिटलों का चक्कर न लगा करके, स्वास्थ्य मंत्रालय को टाइट न करके, श्रम मंत्रालय को टाइट न कर करके, ये मंदिर का निर्माण करके नींव ईंट रख करके चले। किसी हॉस्पिटल में आज तक माननीय प्रधानमंत्री जी या नीतीश जी हॉस्पिटलों को जा कर के चक्कर नहीं लगाया, व्यवस्था नहीं देखा। ये सब कोरोना के नाम पर एक बहुत बड़ा जो है अंदर अंदर खेमे करप्शन चल रहा है लोगों की। ये सवाल तो था, अब आपकी पार्टी से सवाल हम करना चाहेंगे कि आपकी पार्टी जो है अब कितने सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है, कौन से सीट होंगे, और आपकी पार्टी जो जातिगत, जो आपने कहा है अभी आरक्षण के तर्ज पे जो सरकार और या फिर पार्टी जो है, मुद्दा पान किसान भी है। भारत की पहचान पान से है। 29 देशों में पान की सप्लाई होती है और आज तक पान को कृषि का दर्जा नहीं मिला हुआ है। भारतीय जनता पार्टी कहती है मैं व्यापारियों की हितैषी पार्टी हूँ, और सत्ता में आने के बाद सुंदरीकरण के नाम पर व्यापारियों को उजाड़ने का काम किया है, पटरी व्यवसायियों को उजाड़ने का काम किया है, उनके पेट पर लात मारने का काम किया है। 10-10 एकड़ में विधायक मंत्रियों के आवास हैं, लेकिन व्यापारियों के लिए कोई ऐसी मार्केट बनाने की योजना सरकार नहीं ला पाई। व्यापारियों को भी ठगने का काम किया। सरकार बिहार में बनाएगी, आपकी पार्टी जब हुकूमत में आएगी, पावर में आएगी, तो क्या इस कार्य को आगे बढ़ाएगी? पार्टी सत्ता में आएगी तो सर्वप्रथम व्यापारियों पर ध्यान देगी, स्वास्थ्य, शिक्षा और बेरोजगारों पर ध्यान देगी।
क्योंकि देखिए व्यापारी अर्थव्यवस्था बनाता है। आज व्यापारी वोट नोट सब देता है सामाजिक संस्थाओं को, राजनीतिक दलों को। सत्ता में आने के बाद उन्हीं व्यापारियों का उत्पीड़न हो रहा है, उनको उजाड़ा जा रहा है सुंदरीकरण के नाम पर। ठीक है, उजाड़िए, सुंदरीकरण के नाम पर खूब सुंदर देश बनाइए आप, लेकिन उनके पेट पर लात ना मारिए। उनके लिए कोई मंडी की व्यवस्था करनी चाहिए। ये है चौरसिया श्याम सुंदर दास जी। साफ तौर पर एनडीए और यूपीओ को अपने हाथों में लेते हुए कह दिया है कि अगर हमारी सरकार अगर बनती है तो जिस तरीके से बेरोजगारों की संख्या है बढ़ती चली जा रही है, उसके लिए हम काम करेंगे, शिक्षा के लिए काम करेंगे, स्वास्थ्य के लिए काम करेंगे। मगर अब सवाल ये उठता है कि इनकी क्षेत्रीय पार्टी है, सरकार में आती है, हुकूमत में आती है, तो साफ तौर पर व्यापारियों को भी इनके द्वारा जो पान की जो खेती होती है उसे देशव्यापी और विश्वव्यापी लगातार बढ़ाएंगे, क्योंकि अब सवाल उठना लाजमी है। अगर सर एक सवाल और लास्ट में आपसे करना चाहते हैं, आपकी पार्टी किन किन जातिगत जो लोगों को कैसे टिकट देने जा रही है? देखिए, हमने आपको पहले ही बताया कि जो समाज में धरातल पर कार्य कर रहे हैं। नहीं, तो आपकी जैसे कि आपने कहा कि भाई आरक्षण के तर्ज पे भी हमको सीट मिलना चाहिए, तो आप जाति के अनुसार आप टिकट देने जा रहे हैं? देखिए, हम बदलाव ये करेंगे कि पिछड़ों अति पिछड़ों को टिकट देंगे। अधिकांश जो राजनीति भागीदारी से दूर हैं, हम उनको उनके हक और अधिकार को दिलाने के लिए उनको प्रत्याशी बनाएंगे। जो उनके अपने समाज में जो न्यायसंगत कार्य करने का सपना वो देख रहे हैं, उनके सपनों को साकार करने के लिए हम समाज में दबे कुचले, शोषित, पिछड़े, अति पिछड़े को प्रत्याशी बनाएंगे। चलिए, चौरसिया श्याम सुंदर दास जी साफ तौर में कहा है कि जो भी अति पिछड़ा समाज से जो वंचित लोग हैं उनको हम उठाने का काम करेंगे। दरअसल अब देखने वाली बात यह है कि इनकी पार्टी कितने सीटों पर विजय हासिल करती है। पटना से सौरभ शर्मा की रिपोर्ट।